नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना की गई, उसके हिसाब से पहली बार अब वहां जातियों के आधार पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे बिछा रहे हैं और जातियों के समीकरण के हिसाब से ही प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। बिहार में 20% के करीब मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं, करीब 15% यादव समुदाय के, 10% कुशवाहा और 7% कोरी, इसी तरह से मूसर समाज के, मल्ला समाज के और माझी समाज के और अन्य समाज के लोग भी बिहार में निवास करते हैं। इस महत्वपूर्ण राज्य में एनडीए और महागठबंधन बिहार में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील है और उसको काफी सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए एन केन प्रकरण सत्ता हासिल करने के लिए जुगत में लगा है। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अलग अलग जाति और धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी एनडीए और महागठबंधन में अपनी भूमिका तलाशने में लगे हैं और कुछ सीटें पा जाने की आस में इन गठबंधनों से चाटुकारिता, चमचागिरी या यूं कहें मनुहार और सौदेबाजी करने पर लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वर्गीय शरद यादव जी, जो कि बहुत ईमानदार नेता माने जाते थे, उनकी पार्टी है लोकतांत्रिक जनता दल, उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब है। उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रही है और उनकी यहाँ की राजनीति को लेकर क्या सोच है। नमस्कार, जय भीम। मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार में जो है यादव कम्युनिटी का खासा दबदबा रहा है और जब शरद जी थे तो यादव कम्युनिटी के नेताओं में उनका एक अलग महत्व माना जाता था और वो ईमानदार नेता के तौर पर भी प्रतिष्ठित थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी बिहार विधानसभा के महत्वपूर्ण चुनाव में क्या भूमिका निभाने जा रही है? देखिए, हमारा प्रयत्न बिहार को ही नहीं पूरे देश को लेकर हमारी सोच है कि जो इस समय सरकार जिस तरह से काम करती रही है और उसका जो एक्सपोजर हुआ है, ये किस तरह से चुनी हुई सरकार है। ऐसी सरकार जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, समाज और राष्ट्र के हित को छोड़कर व्यक्तिवादी सोच में और माले मुफ्त और मजे करने की सोच रखते हों, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सभी लोग, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर किया जाना चाहिए। सत्ता में अगर ऐसे लोग होंगे तो सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा रहेगा। तो जाति समीकरण और इस तरह का, देखिए, राजनीति ये सिखाती है कि हमको 51% वोट चाहिए। जब आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो आप समाज की बात करेंगे ही, लेकिन जब राजनीति में आना होगा तो आपको 51% अगर हैं वोट आपके तो आपका कैंडिडेट जीतेगा और 49% है तो आपका हार जाएगा। इसलिए ये समीकरण बिठाना किसी भी राजनीतिक दल की अपनी योग्यता, अपनी चतुराई और अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है, इसको थोड़ा सा अपने जहन में ये बात आनी चाहिए कि अगर सत्ता में आना है तो हमको सिर्फ गरीबों की बात करना या गरीबों के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उनके जो अच्छे नेता हैं उनको भी अपने साथ जोड़ करके उन्हें अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे असदुद्दीन साहब की AIMIM है, मौलाना आमिर मदनी रशदी साहब की राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है, डॉक्टर मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी है और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया है और आपकी लोकतांत्रिक जनता दल है। इसी तरीके से और जो है छोटी पार्टियां हैं जो कुछ न कुछ सीटें लेकर किसी गठबंधन में जाना चाहती हैं। एनडीए तो उतना उनको लिफ्ट नहीं दे रहा है जातीय समीकरण के हिसाब से। तो क्या ऐसी हालत में राहुल गांधी और तेजस्वी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको इन लोगों को लेकर वोटों के बिखराव को रोकना चाहिए? आपकी बात बहुत गंभीर है। जहां तक इस्लामिक पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या उनके साथ में जितने भी गठबंधन जिनका मैं नाम उतना नहीं ले पाऊंगा, इन सबको अगर आप नहीं जोड़ेंगे, बीजेपी यही तो चाहती है
कि बिखराव हो, और इस बिखराव का फायदा अगर कोई उठा सकता है तो बीजेपी उठाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास उसका जो दिमाग है वो आरएसएस है। आरएसएस एक ऐसे वर्ग विशेष का रिप्रेजेंटेशन है जो समाज को कैसे तोड़ा जाए, समाज को कैसे बिखराव लाया जाए, समाज को उनके लिए उनका धर्म और उनका संगठन राष्ट्र से सर्वोपरि है। इसके लिए वो देश को भी बर्बाद कर सकते हैं, वो टुकड़े भी करवा सकते हैं देश के, और कहीं भी कोई भी दुर्घटना ऐसी करवा सकते हैं जिसका फायदा वो अपने लिए उठाएंगे और समाज में बिखराव लाया जाएगा। तो इसलिए एक तो सावधान रहना चाहिए हमारे देश के हर वोटर को कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। अब आजकल तो बड़ा मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जब ये शब्द सुनने को मिलता है कि कोई चोर है, कोई तड़ीपार है, और वो सत्ता का मुखिया अगर बन के बैठा हुआ है, देश के संविधान और देश की गरिमा के लिए बड़ी ऐसे शब्दों का उपयोग होना मैं समझता हूँ बहुत गरिमा को गिराना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे देश के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और शब्दों के उस मकड़ जाल से बाहर निकलना चाहिए जिसमें क्रिमिनल लोग इससे दूर रहें। वक्त आ गया है कि बिहार का वोटर अपने आप को जागे। बिहार का वोटर समझदार माना जाता है, बिहार का व्यक्ति बहुत मानसिक तौर पर सुलझा हुआ माना जाता है, लेकिन फिर भी जातिवाद का जो कड़वा जहर बिहार में है उसे हमें रोकना चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट और संघर्षशील लोगों को टिकट दिए जाने चाहिए इस इंडिया गठबंधन को, और उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए जो समाज में ईमानदारी की अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं और समाज को संचालित भी करते हैं कि भाई हम इन विचारधाराओं के साथ में और संविधान के साथ जो खड़े हैं उनको इन्हें अपने साथ लेके चलना चाहिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको अपने पिता तुल्य मानते हैं पप्पू यादव, भारी भरकम नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनको जो है राहुल गांधी तेजस्वी की मौजूदगी में मंच तक नहीं उपलब्ध करा पाते हैं? ऐसा क्या है जो कांग्रेस के लिए जो है अपनी पार्टी भी विलय कर गया और रात दिन जो है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के गुण गाता है वो व्यक्ति? तो क्या इस तरीके से जो है लड़ाई लड़ी जा सकेगी एनडीए से मजबूती के साथ? किसी की व्यक्तिगत पहचान को लेकर या व्यक्तिगत कोई समस्या को लेकर मैं अगर कोई जवाब दूं और अनावश्यक तौर पर बात को और ज़्यादा बढ़ाऊं मैं नहीं चाहता, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं कि बिहार के बहुत ही बड़े कद के नेता हैं पप्पू यादव। उनका रिगार्ड उसी तरह होना चाहिए जिस तरह का उनका कद है, और अगर इसमें किसी भी तरह की मीडिया के द्वारा भी अगर कोई गलत प्रचार किया गया है तो उसको तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी की अपनी बिहार में मजबूरी हो सकती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का आज जो निखरा हुआ व्यक्तित्व है उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति की ऐसी सोच रही होगी। और लालू जी को भी ये सोचना चाहिए कि परिवार ही सब कुछ नहीं है। आज हम अगर लालू जी को याद करते हैं, चाहे लालू जी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आज हम 90 के उस दशक को याद करते हैं जब बिहार में बाबू लोग गरीब से कोई भी चीज़ छीन कर ले लेते थे, इवन पान और बीड़ी और चाय के पैसे भी मांगने पर उसके साथ में अशोभनीय व्यवहार कर देते थे। ऐसी चर्चाएं थी। लालू जी के आते ही ये सब चर्चाएं बंद हुई और लोग अपनी तरफ से ही आगे बढ़ कर के गरीब के पैसे उन्हें देने लगे, और वो एक तरह से ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति के दूत रहे हैं। लालू जी को आज भारत में अगर माना जाना चाहिए तो इस बात के लिए कि जो इस आतताई सरकार के सामने सरेंडर नहीं किया और अपने आप को जेल में इतने दिनों तक रखा, अपनी किडनी भी खराब हुई तब भी वो नहीं झुका। ऐसे लालू को हम बहुत आदर के साथ चाहते हैं कि लालू जी ये अपने स्वयं आगे बढ़ कर के इस तरह का निर्णय लें और एक बुजुर्ग या परिवार के मुखिया के तौर पर बिहार में नई सरकार बनाने के लिए सभी को सम्मान के साथ जोड़ें और किसी एक व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार न होने दें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने घोषणा की है कि वो पूरी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। उनका ये फैसला आप किस तरह से देखते हैं? बहन जी का हम आदर करते हैं और बहन जी के लिए ये गौरव की बात है कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार। ये समाज और राष्ट्र और सभी के प्रति बहुत आदर की बात है और गरीबों ने उनके नाम पर बहुत ज़्यादा उत्साह भी दिखाया। लेकिन आज
गूंगा बन के बैठ जाना, समाज की बात की जगह सिर्फ राजनीतिक उठापटक में, वो भी अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ने से समाज अब समझ गया है कि बहन जी के पास में वैचारिक तौर पर अब कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने और परिवार के लिए अब राजनीति कर रही हैं। मानसिक तौर पर उनका राजनीतिक व्यक्तित्व खत्म हो चुका है। एक राजनीतिक दल होने के नाते और जिन दलों का मैंने नाम लिया है, जिसका नेतृत्व ज़्यादातर मुस्लिम नेता करते हैं, सब एक साथ इकट्ठा होकर एनडीए के साथ जाना सही समझेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ या बहन जी के साथ? इस पर अपने विचार व्यक्त। मैं तो वोटर से यही निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह से बीजेपी और आरएसएस की इस सरकार को आप हटाइए, चाहे वो रामविलास पासवान का बेटा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो। ये लोग अपने परिवार और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए राजनीति में हैं। समाज और संविधान इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं सभी वोटरों से ये निवेदन करूंगा कि इस समय संविधान विरोधी सरकार जो है, इसे हटाने के लिए आगे आएं, और जब आप इन्हें हटा दें तो अपने अधिकारों के लिए जो भी सरकार बने उसमें अपने कब्जा पूरा करें और ये कहें कि अब हम नाम के लिए किसी के साथ नहीं होंगे, अब हम काम के लिए और अपने अधिकारों के लिए बराबर के हिस्सेदार होंगे। ऐसी मैं कामना करता हूँ। लोकतांत्रिक जनता दल जो है कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, हमारा मत ये है कि हम अपने जीतने वाले कैंडिडेट को हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये भी है कि हम वोट काट करके किसी भी तरह से बीजेपी और आरएसएस के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने का काम हम नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए भले ही हमें अपनी आहुति देनी भी पड़ जाए। ये मैं अपने सभी संगठन के साथियों से निवेदन भी करके चल रहा हूं, और हम ये चाहेंगे कि हम एक छोटे छोटे दल जितने भी हैं आपस में मिलके बैठकर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और दबाव बनाएं इंडिया गठबंधन के लिए कि हमारी जितनी भी सीटें जो बन सकती हैं और जीत सकते हैं वहाँ वो अपना कैंडिडेट न दें। इसके लिए हम दबाव अपना बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तौर पर संविधान विरोधी काम नहीं करेंगे और संविधान विरोधी सरकार को हटाने के लिए आपस में मिलजुल के काम करेंगे। एक दूसरे को स्वीकार भी करेंगे, एक दूसरे का आदर भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे और अपने आप को झूठा साबित करेंगे। नमस्कार। जय भीम।